नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान का दावा है कि देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। देश के भंडार भरे पड़े हैं, दाल का भी बफर स्टॉक है। राज्य जरूरत के आधार पर एक्स्ट्रा अनाज ले सकते हैं। सवाल यह है कि जब देश के भंडार लबालब हैं, तो फिर लोगों को अनाज के लिए जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है। हकीकत यह है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश के मऊ में 70% बुनकरों के पास राशन कार्ड है ही नहीं और इसी वजह से वो बेहाल हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि बुनकर कार्ड या फिर पासबुक पर राशन दिया जाए। यूपी के फतेहपुर में एक बुजुर्ग महिला को महज इसलिए राशन नहीं मिल पाया क्योंकि उसका अंगूठा बायोमेट्रिक मशीन में मैच नहीं कर पाया। बिहार के नालंदा में तो एक नाबालिग को अपनी मां की भूख मिटाने के लिए चोरी का सहारा लेना पड़ा। हालांकि जज ने किशोर को न केवल आरोप मुक्त कर दिया बल्कि राशन और कपड़े का इंतजाम भी करवाया। कई जगह लॉकडाउन से भूख के दौरान मौत की खबरें भी आई हैं। ये मिसालें बताने के लिए काफी हैं कि आखिरकार किस तरह की स्थिति बनी हुई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस की मैनेजिंग एडिटर अमिता राय जुड़ गई हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संजीव मुखर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सुरूर मंदर जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और नेफेड के डायरेक्टर और बीजेपी के नेता अशोक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा से पहले सुनते हैं खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का अनाज को लेकर क्या कहना है। तो हमारा जो पैदावार है वो पैदावार जो है बढ़ता जा रहा है, और अभी भी हमारे पास में जो स्टॉक है वो क्या कहते हैं कि अनाज का, चावल, गेहूं का जो हमारे पास में स्टॉक है वो 539 लाख टन एक्स्ट्रा है। और फिर अब रबी का फसल काटना शुरू हो गया है। 1.5 साल तक जो है अनाज की कोई आवश्यकता क्या कहते हैं कि नहीं है। और जहां तक गरीब का सवाल है, हम ये जो एक राशन कार्ड है वो हमारा मामला नहीं है, वो राज्य सरकार का मामला है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सुरूर मंदर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है। आपने सुना खाद्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि देश में अनाज की कोई कमी नहीं है, बल्कि उन्होंने तो वेरीफाई भी किया है। बाकायदा उन्होंने बताया है कि 524.5 लाख मैट्रिक टन अनाज है, जिसमें से 289.5 लाख मैट्रिक टन चावल है और 235 लाख मैट्रिक टन गेहूं है। खाद्य मंत्री का दावा है कि अनाज भंडार में कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से राशन नहीं पहुंच रहा, अनाज नहीं पहुंच रहा। ये तो ह्यूज कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ना। अगर अनाज है तो फिर जरूरतमंद तक क्यों नहीं पहुंच रहा? जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, जिम्मेदारी तो पूरी की पूरी सरकार पे बनती है, या वो केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो। और सवाल ये जरूर पैदा होता है कि अगर इतना हमारे पास राशन था तो 3 हफ्ते पहले से हम लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए थी लॉकडाउन की। सब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम लोगों को राशन पहुंचाना चाहिए था। राशन जो पीडीएस शॉप्स हैं वहाँ पे इंश्योर करना चाहिए था, चेक सिस्टम्स लागू कराने चाहिए थे ताकि राशन मिले। दूसरी चीज़ है कि अगर हमारे पास बहुत राशन इतना अवेलेबल है तो हम लोग क्यों यूनिवर्सलाइज पीडीएस नहीं कर देते हैं, ताकि आप अपने कोई भी सरकारी आईडी के साथ, अगर आप सरकार की के पास पहुंच जाएं किसी भी आईडी के साथ राशन मांगने के लिए, उनको आपको राशन देना पड़े। एएवाई स्कीम को आप अगर आप स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए में देश भर में अगर आप राशन देना शुरू कर देंगे तो भूखमरी का हाल नहीं रहेगा। तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। समाज सेवी दल सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं और मदद और इशारा दे सकते हैं कि कहाँ पे सरकार को काम करना चाहिए। ठीक है अमृता जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। बफर स्टॉक आपातकाल से 3 गुना ज्यादा है, ऐसा कहा जाता है, फिर भी गरीबों तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा क्यों है? क्या सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है या फिर मैकेनिज्म में कोई कमी है? देखिए, मुझे लगता है शायद मैकेनिज्म में ही कमी है। सरकार अपनी तरफ से इच्छा शक्ति दिखा रही है, मतलब एटलीस्ट मैं जिस जगह पे हूँ वहां पर हमने जो अपने सोर्सेज से पता किया कि सरकार राशन बांट रही है। उन लोगों को भी जो राशन कार्डधारी नहीं है उनको भी राशन दिया जा रहा है, लेकिन मुश्किल ये है कि राशन 5 केजी दिया जा रहा है। अगर परिवार में 5 लोग हैं और उनको सिर्फ 5 केजी राशन दिया जाएगा तो वो कितने दिन खाएंगे और कैसे उनका काम चलेगा। और दूसरी बात, जो सरकार की तरफ से पैसे देने की बात की जा रही है वो इतना कम है कि उससे कुछ होने वाला नहीं।
और अगर मान लीजिए उस पैसे को भी कोई निकालने जाता है तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो बाहर निकलते ही उसको लॉकडाउन में पुलिस का और प्रशासन का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये जो है मैकेनिज्म की कमी मुझे ज्यादा लगती है। लेकिन अब ये जो 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स देने की बात हो रही है, मुझे लगता है ये पर्याप्त नहीं है। जब सरकार के पास 77 मिलियन टन अनाज भंडार है, मुझे एक विशेषज्ञ ने बताया कि हम यहाँ से लेके चांद तक 3 बार आ जा सकते हैं। मतलब अगर बोरी के ऊपर बोरी रख दिया जाए तो यहाँ से लेके चांद तक 3 बार आया जाया जा सकता है। मुझे लगता है नेफेड के जो मेहमान आपके पास है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे। लेकिन अगर इतना फूड ग्रेन है तो थोड़ा और दिल खोल कर उसे बांटा जाना चाहिए। ठीक है अशोक ठाकुर जी, आप जवाब दीजिए। जिस तरह से अमृता राय जी ने बोला कि हमारे पास तो इतना अनाज है कि हम चांद तक उस बोरियों के सहारे पहुंच सकते हैं, तो फिर आखिरकार क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि इतना अनाज, जरूरत से ज्यादा अनाज भरा पड़ा है, चूहे खाएं बर्बाद हो या फिर जरूरतमंदों तक पहुंचे वो जरूरी है? देखिए, सबसे पहले किसी भी विषय पर चर्चा करने से देखना व्यवस्था क्या है। हमारे देश में सप्लाई चेन जो है, सप्लाई सिस्टम जो है तो स्टेट सब्जेक्ट है। केंद्र सरकार के पास अनाज के भंडार है, केंद्र सरकार अनाज उपलब्ध करा सकती है, लेकिन वो अनाज आगे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टेट का काम है। राशन कार्ड किन लोगों का बनना है, किन का नहीं बनना, ये भी राज्यों का विषय है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। 2012 में दिल्ली के अंदर 35,40,000 लोगों के राशन कार्ड थे। 2016 में वो केवल 19 लाख राशन कार्ड रह गए, अर्थात लगभग 60 लाख लोग जो हैं गरीब लोग राशन के दायरे से बाहर चले गए। अब ये राज्य सरकार ने किस तरह से काम किया कि 50 से 60 लाख लोग राशन के दायरे से बाहर हो गए। अब केंद्र सरकार सस्ता राशन उपलब्ध करा रही है, मुफ्त राशन भी उपलब्ध करा रही है, दाल भी उपलब्ध करा रही है 3 महीने के लिए, लेकिन क्योंकि ये व्यवस्था आगे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो राज्य सरकारों का काम है। और मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा लॉकडाउन या कोरोना की जो पूरी लड़ाई है, केंद्र सरकार नीति बनाएगी जरूर, लेकिन अगर इसको हमको हराना है तो राज्य और केंद्र को मिलकर लड़ना पड़ेगा। और वो लोग जो अंतिम व्यक्ति है उस तक हमको पहुंचना पड़ेगा। मैं आगे इसी चर्चा में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार जो है नीचे जमीन पर जो है लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा, उसकी क्या वजह है वो भी बताऊंगा। ठीक है संजीव मुखर्जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। यहाँ पर आपने सुना अशोक ठाकुर जी को जो कह रहे हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी जिम्मेदारी जो है वो स्टेट की है, हमने तो अपने खाद का जो भंडार है वो खोल दिया है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जिस तरह की स्थिति इस वक्त आपातकाल की बनी हुई है, क्या इसके लिए जरूरी नहीं थी कि एक नेशनल लेवल पर पॉलिसी लाई जाए? एफसीआई का तंत्र है, ये किस तरह से काम करता है। तो एफसीआई बेसिकली करती क्या है, एफसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक होती है? एफसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो ग्रेन होता है वो सरप्लस प्रोड्यूसिंग स्टेट से डेफिसिट प्रोड्यूसिंग स्टेट के रेल हेड तक पहुंचा देना, वो एफसीआई के गोदामों में डाल दिया जाता है। उसके बाद उस गोदाम से माल निकाल के राशन की दुकानों में डालना, राशन की दुकानों से आगे बेनिफिशियरी को डालना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो ठाकुर साहब भी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें मुद्दा ये है कि जब आप देख रहे हैं कि आपके पास ये क्राइसिस है और आपके पास खाने की क्राइसिस है, देखिए 2 चीजें हैं। एक तो आपके पास ड्राई राशन नहीं पहुंच रहा है, दूसरा बेसिकली आपके पास खाना नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है जो मैंने ग्राउंड में जाके फील किया। जो पहली बात प्रॉब्लम ये है कि जो राशन कार्ड है उसमें जो बेनिफिशियरी के नंबर हैं उससे कई ज्यादा एक्चुअल फैमिली मेंबर्स हैं। तो राशन कार्ड में क्या प्रॉब्लम है कि 2011 के सेंसस में बना हुआ है। तो जिस व्यक्ति से मैंने राशन की दुकान में पूछा उसने मुझसे यही कहा कि भाई साहब मेरे घर में आज के डेट में 6 मेंबर है, राशन कार्ड में 3 का नाम है, बाकी 3 का नाम है ही नहीं। तो वो 3 जो जिनका नाम नहीं है, जो वो एडल्ट है, जो अब मानिए 2011 के बाद से अगर कोई लड़का पैदा हुआ या कोई बच्चा पैदा हुआ तो आज वो 7, 8, 9 साल का हो चुका है, जो खाने मतलब ठीक ठाक खाना खाता है, लेकिन उसका एलिजिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो राशन के जो लिस्ट में जो बेनिफिशियरी लिस्ट है जिसको ये लोग पर यूनिट कहते हैं, वो यूनिट के नाम पे उत्तर प्रदेश में पर यूनिट कहा जाता है, पर यूनिट के नाम पे उसका नाम नहीं इंक्लूड होता है। तो आप जब 5 किलोग्राम पर यूनिट के बेसिस में खाना देते हैं तो वो जो नाम जिसका नहीं है वो उसमें नहीं आता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब आपने लॉकडाउन हो गया है, जब आप यहां से वहां मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो सपोजिटली एक्स आदमी जो माइग्रेंट लेबर्स के साथ प्रॉब्लम है, एक्स आदमी कहीं पे रुक गया है, कहीं पे वो जा नहीं पा रहा है,
उसका राशन कार्ड उसके हाथ में नहीं है। उसका राशन कार्ड या तो उसके गांव में है, या उसके पेरेंट्स के पास है, या उसके ऐसी जगह पर जहां उसको कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है। हाँ। अब राशन में हो सकता है उसका नाम होगा, हाँ ठीक है, राशन ये कार्ड बहुत उसके सारी गांव में नाम होगा, टेक्निकलिटीज हैं, बहुत सारी लेकिन टेक्निकलिटीज हैं। अमृता जी यहाँ पर जिसका जिक्र कर रहे हैं कि डिलीवरी सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है, तो क्या 1 महीना काफी नहीं था? क्योंकि ऐलान करे हुए कि हर गरीब तक ये खाना पहुंचेगा, अनाज पहुंचेगा, 1 महीना लगभग हो चुका है, तो क्या इस वक्त तक सिस्टम को दुरुस्त नहीं करना चाहिए था? अगर नहीं किया गया है तो फिर ये नाकामी किसकी है? क्या स्टेट पर छोड़ देना ये एक संतोष जवाब हो सकता है केंद्र की तरफ से? देखिए, हर स्टेट का अलग अलग मसला भी हो सकता है, और ये तो जरूर है। अगर बात ये है कि आपके पास खजाने में बहुत चीज है, लेकिन अगर आपके पास खजाने में 100 रुपए है और आप 5-5 रुपए दे रहे हैं, या 5 रुपए ही बांटना चाहते हैं, तो सवाल है। और जो अभी हम मेरे से पहले वाले गेस्ट कह रहे थे कि मतलब लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है। अब किसी का परिवार बढ़ गया, या किसी के परिवार में ज्यादा लोग हैं लेकिन उनको कम मिल रहा है, या जो लोग राशन कार्ड धारी नहीं हैं, ऐसे बड़े सारे इश्यूज हैं। मतलब मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ भोपाल का उदाहरण दे सकती हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पर लॉकडाउन में हूँ, और हम लोगों की तरफ से हम फूड पैकेट्स बांटते हैं। मैं ये बता सकती हूँ कि ये सच है कि सरकार, यहाँ की जो स्थानीय सरकार है, वो 5 केजी राशन बांट रही है, जो कार्डधारी हैं उनको भी, और जो नॉन कार्डधारी हैं उनको भी जी। लेकिन सिर्फ 5 केजी के राशन में उनका पेट नहीं भरता। एक परिवार को 5 केजी देंगे और परिवार में 5 लोग हैं, तो कितने दिन खाएंगे और कैसे उनका गुजारा चलेगा? तो उनको फूड पैकेट भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आत्महत्याएं हो रही हैं। ये एक हकीकत है। इसी भोपाल में तमाम एनजीओ फूड पैकेट्स बांट रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल फूड पैकेट्स बांट रहे हैं, सरकार भी दे रही है। उसके बाद भी अगर सुसाइड्स हो रहे हैं, अगर भूख से लोगों की जान जा रही है, तो ये सोचना होगा कि ये समस्या सिर्फ इतनी नहीं है जितनी की हम चर्चा कर रहे हैं, या जितनी की सरकार बता रही है, उससे कहीं ज्यादा गहरी और अंदर तक बैठी। अशोक ठाकुर जी की जिम्मेदारी यहाँ पर तय नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भूख से मर रहा है, आपने गुरुग्राम का देखा होगा ना वाकया, वहां पर एक व्यक्ति जो है, जहाँ पे लोग देना चाहते हैं जी, वहां पर एक व्यक्ति अपना मोबाइल को बेचकर अपने बच्चों के लिए अनाज जुटाता है, उसके बाद खुदकुशी कर लेता है। एक बच्ची चलती है मुंबई से अपने परिवार के साथ, छत्तीसगढ़ पहुंचते पहुंचते घर से 14 किलोमीटर दूरी पर उसकी मौत हो जाती है। राम महतो नाम का शख्स बनारस जाते जाते दम तोड़ देता है। सर, अगर ये मौतें हो रही हैं तो उसके लिए कम से कम जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। एक तरफ हम बहुत गर्व से कहते हैं कि बफर स्टॉक हमारे पास बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ सर ये मौतें हो रही हैं, ये भी तो सच्चाई है। क्या इन रिपोर्ट्स का, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, इनका संज्ञान सरकार नहीं ले रही? क्या कोई तब्दीली, चेंजेस नहीं कर रहे हैं आप लोग अपने सिस्टम में? पुराने सिस्टम से आप कैसे वहां तक पहुंचेंगे? जो टेक्निकली यहाँ पर बातें आ रही हैं कि भाई राशन कार्ड होल्डर्स तक अगर आप पहुंचाएंगे तो फिर उससे काम नहीं बन पाएगा। देखिए, जब ये योजना बनाई गई, लॉकडाउन को ध्यान में रखकर जब ये बात आई कि लोगों तक राशन पहुंचाना है, तो 3 महीने का राशन जो 5 केजी पर हेड है, उससे एडिशन 2 केजी जो है एक्स्ट्रा दिया है। केवल इसीलिए दिया है कि अगर परिवार में कोई सदस्य छूट गया है तो उसको एडिशनल पर हेड 2 केजी राशन जो है एडिशन में दिया है। अगर एक घर में 5 मेंबर है तो 10 किलो अनाज उसको इन एडिशन मिल रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार अपने स्तर पर जो है कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। उसके लिए भी केंद्र सरकार ने न केवल चावल और गेहूं की बात कर रहे हैं, दाल भी मुफ्त में दी है ताकि वो लोगों तक पहुंच सके। तो वो हमारा कहना यह है कि 26 मार्च को केंद्र सरकार ने जब डिक्लेयर किया था तो एफसीआई ने 2 मार्च तक मोर देन 3 मिलियन टन जो है वो डिलीवर कर दिया था। नेफेड को दाल जो है वो कुल इस महीने में 1,80,000 मीट्रिक टन दाल जो है सप्लाई करनी थी, 1,20,000 अभी तक सप्लाई राज्यों को हो चुकी है। मेरा कहना है सब ऑर्डर के बावजूद केंद्र सरकार ने राशन राज्य सरकारों पर पहुंचा दिया है, और इसके अलावा राज्य सरकार में कोई एडिशनल मांग करेंगे तो वो दे दी है। इसके अलावा एक और कदम जो है केंद्र सरकार ने उठाया है, जितने एनजीओ हमारे हैं, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, वो अगर चाहें तो सीधा राशन जो है जिस रेट पर गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं एफसीआई से सीधा ले सकते हैं।
ताकि उनको अतिरिक्त पैसा ना पेमेंट करना पड़े और वो लोगों को तक राशन पहुंचाने में सफल हो। लेकिन जो आप कदम गिना रहे हैं सर, वो जमीन पर दिखते नहीं है। जमीन पर इसलिए नहीं दिखते क्योंकि नालंदा में आपने देखा होगा एक बच्चा अपनी माँ की भूख मिटाने के लिए सर चोर बन जा रहा है। ये स्थिति है। बायोमेट्रिक सिस्टम अभी भी आपने लागू कर रखा है, जिसका अंगूठा मैच नहीं हो रहा सर, वो राशन नहीं ले पा रहा है। ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहाँ? आप ये बताइए कि क्या कोई नया तंत्र विकसित करने के लिए आपने अभी तक कोशिशें की हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, राज्य सरकार उनके पास पूरी फ्रीडम है। वो चाहें तो राशन के अलावा भी किसी का कूपन, टेम्परेरी कूपन बनाकर, टेम्परेरी राशन कार्ड बनाकर या उससे फोन पर रिक्वेजिशन लेकर उसको राशन दे सकती हैं। उनके पास पूरे अधिकार है, इसमें केंद्र रोक नहीं रहा है उनको। ठीक है, केंद्र को मैं इस पर भी आऊंगी कि किस तरह से स्टेट और केंद्र मिलकर काम कर रहे हैं, कहाँ खामियां हैं। लेकिन सुरुमंदर जी आप कुछ कहना चाह रही, मैं ब्रेक पर जाऊं। सुरुमंदर जी आप जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। मैं कहना चाह रही थी एक तो कि एनएफएसए एक्ट के तहत केंद्र सरकार के पास बहुत सारे पावर्स हैं। वो कुछ सर्विसेज मैटरनिटी एंटाइटलमेंट्स वगैरह में और इवन इन पीडीएस वो बहुत सारे चेंजेस ला सकते थे। जब आप एपिडेमिक एक्ट में ऑर्डिनेंस ला सकते हैं तो आप किसी और एक्ट में भी ऑर्डिनेंस ला सकते थे। मंशा की भी बात है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रही थी, जहां तक ये है, आप सोल्यूशंस की तरफ ढूंढिए। हम लोग अपने कॉरपोरेटर्स को, अपने एमएलएस को डिस्क्रिशनरी फंड में हम लोग राशन दे सकते थे ताकि वो लोग भी आउटरीच कर सकें। जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आप इन्वॉल्व कर सकते थे ग्राउंड लेवल कार्डर्स के साथ। एक कलेक्टिव सोच होनी पड़ेगी कि भूख के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। ठीक है अशोक ठाकुर, ये मंशा अगर है, देखिए चर्चा इसी बात की हो रही है कि वो तरीके ढूंढे जाएं किस तरह से जरूरतमंद तक पहुंचे। चूंकि भूखमरी से मौत ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। अमृता जी कुछ कहना चाह रही है, एक ब्रेक हम लेते हैं, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. कहते हैं कि खास स्थिति हो तो खास फैसले लेने चाहिए। जिस तरह के आपने देखा कि डॉक्टर्स और जो हेल्थ वर्कर्स पर मारपीट उनके साथ हो रही थी, उन पर हमले हो रहे थे, तो एक अध्यादेश सरकार लेकर आई जिसमें आज कानून की शक्ल वो अध्यादेश ले चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी उसे मिल गई है। तो ऐसे में अमृता जी, क्या यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि किसी की भूख से मौत ना हो, हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचे? उसके लिए जिला अधिकारी के लिए भी यहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी तय हो जानी चाहिए कि अगर वहां पर कोई भूख से मौत होगी तो जवाबदेही आपकी है। देखिए मैं एक बात ब्रेक पर जाने से पहले ये बताना चाह रही थी। आज ही मैं खबर पढ़ रही थी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम राशन बांटना चाहते हैं उन सभी लोगों को जो कि भूखे हैं और जिनको जरूरी है। लेकिन बात यह है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जो लोगों को हमें बांटना है या अतिरिक्त बांटना है राशन, तो उसके लिए हमें राशन खरीदना पड़ता है जी। और राशन एफसीआई से खरीदते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हम तो लगातार मांग रहे हैं सरकार से कि हमें असिस्टेंस दीजिए, हमें राहत पैकेज दीजिए, लेकिन वो केंद्र सरकार से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमें परेशानी आ रही है। इसी तरह से मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जो जयग्रेश ने लिखा है, उनका भी ये कहना है कि झारखंड में लगभग 7 लाख एप्लीकेशन है जो राशन कार्ड की एप्लीकेशन है। उन सबको झारखंड की सरकार अगर फूड प्रोवाइड करना चाहती है तो उसको केंद्र सरकार एफसीआई से ये सामान या ये फूड ग्रेन्स खरीदने होंगे और तब जाके वो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर सकेगी उन लोगों को जो लोग एप्लीकेंट हैं या जो लोग भूखे हैं। तो अब जब वो खरीदेगी तो उसके लिए पैसे चाहिए और राज्य सरकारों के पास पैसे नहीं है। तो समस्या यहाँ पे आ रही है कि राज्य सरकार जो चाहते हैं करना, उनके पास पैसे की कमी है, उनके पास मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए भी कई बार ये चीजें लैक हो रही। अशोक ठाकुर जी, आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। तो फिर क्या ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि राज्यों की तरफ हाथ बढ़ाए जाए? वही फंडिंग की कमी से तो पहले भी वो जूझ रहे हैं और तमाम ही टेक्निकलिटीज अमृता राय जी ने भी गिना दी है।
देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि राज्य सरकारों को कम से कम खाने के सामान के मामले में, अगर हम गेहूं, धान, चावल और इसकी गेहूं की और दाल की बात करें, तो उस पर किसी प्रकार की खरीद की आवश्यकता नहीं है उनको। ऑलरेडी केंद्र सरकार उनको सप्लाई कर रही है और उनको जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी है सर। राजस्थान, पंजाब की सरकार कह चुकी है कि हमारे यहाँ माइग्रेंट वर्कर्स फंसे हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी अब हम पर आ गई है, तो पीडीएस का कोटा हमारा बढ़ाया जाए। सर, आप सिर्फ एफसीआई पर जिम्मेदारी लादकर या फिर स्टेट गवर्नमेंट पर जिम्मेदारी लादकर नहीं बच सकते ना सर। ये देश का संकट है, ये सबका संकट है, बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। इसमें उन राज्य सरकारों को जवाब देना पड़ेगा कि जिन्होंने लोगों को उनको राशन मिलना चाहिए, इसके बावजूद उनको राशन के दायरे से बाहर रखा। ये जो उन्होंने चालाकी करी है, इसके कारण आज वो भुगत रहे हैं। देश के पास 81 करोड़ लोगों का राशन जो है वो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से जाता है। 81 करोड़ लोगों का राशन जो है वो राज्य सरकारों को सप्लाई हो चुका है। नहीं, ये बताइए अशोक ठाकुर जी, आप लोग ये नीति नहीं बना सकते कि अब हम राशन होल्डर पर नहीं एक अस्थायी एक राशन डाल देते हैं, उसी प्रक्रिया के तहत अब सबको मिलेगा? क्योंकि हमारी फर्स्ट फॉरमोस्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हर गरीब तक खाना जाए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोई उनको रोक ही नहीं रहा है। अगर कोई इस तरह का कोई मामला है, उसमें भी वो लोग आगे संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करते हैं। कोई रोक नहीं रहा है। राशन कार्ड का एनरोलमेंट नहीं करवाया, वो राज्य सरकार तो अभी बनी है सर। वो राज्य सरकार तो अभी थोड़े ही दिन पहले बनी है। और देखिए, ये भी सच्चाई है कि पीडीएस सिस्टम बहुत सारे राज्यों में सही नहीं है। तो आप पीडीएस सिस्टम, पुराने सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सर जो अभी अभूतपूर्व स्थिति है उससे कैसे निपटेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर, 40 करोड़ की आबादी, आईएलओ की रिपोर्ट है कि गरीबी रेखा के नीचे जाने वाली है। क्या उसके लिए आपने तैयारी की है? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। संजीव जी, इस सवाल के साथ एक और सवाल मैं उठाना चाहती हूँ मनु, एक और सवाल उठाना चाहती हूँ, इसका भी जवाब सोचना चाहिए। आज ही अखबारों में, बिजनेस अखबारों में और बिजनेस न्यूज में या जनरल अखबारों में भी खबर छपी कि राजस्थान में 10-fold इंक्रीज हुआ है मनरेगा वर्कर्स में। महाराष्ट्र में डबल हो गया है मनरेगा वर्कर्स की डिमांड। तो अगर मनरेगा में लोग काम ज्यादा मांग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों के पास रोजी रोटी रोजगार नहीं है और वो सोच रहे हैं कि चलो कुछ काम करके मनरेगा का पैसे कमाया जाए। लेकिन ये भी सच है कि मनरेगा का बहुत सारा बकाया अभी भी राज्यों को नहीं मिला है। उसके भी बकाये की डिमांड गाहे बगाहे राज्य सरकारें करती रहती हैं। और जैसे जैसे ये प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटेंगे, वैसे वैसे मनरेगा की डिमांड बढ़ेगी। तो इसके मद्देनजर सरकार अपनी तरफ से क्या तैयारी कर रही है? क्योंकि बैठ के फूड ग्रेन्स बांटना या अनाज बांटना एक बात है, मगर कितने दिनों तक आप बांटेंगे? कुछ तो लोगों को काम भी देना पड़ेगा। कुछ जो काम देने वाले बिजनेसमैन हैं उनको आपको स्टिमुलस पैकेजेस भी देने पड़ेंगे। तो हर तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। अनाज भंडार है, मगर अनाज को खरीदने के लिए अगर राज्य सरकारों को पैसे नहीं देंगे, सब ऋण ले लेके अनाज खरीदती रहेंगी, तो कितने दिनों तक इस तरह से चलता है? बिल्कुल, मैकेनिज्म डिलीवरी जो सिस्टम है उसको मजबूत करने की जरूरत है। संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभूतपूर्व स्थिति में अभूतपूर्व फैसले लेने चाहिए। और जो पहले का सिस्टम था, पीडीएस के जरिए राशन कार्ड धारक को आप राशन दे देते थे, पुराना सिस्टम आज के आपातकाल स्थिति में काम कर पाएगा जहां पर बड़ी आबादी के पास राशन कार्ड है ही नहीं, और ये एक फैक्ट है। देखिए, यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक, जो अमृता जी कह रही हैं कि स्टेट के पास पैसा नहीं है, स्टेट्स को आप सस्ते में अनाज मुहैया करवाइए, एक्स्ट्रा वाला। वो जेन्युइनली पॉइंट है कि जो एक्स्ट्रा अनाज जो एफसीआई मुहैया करा रहा है स्टेटों को, जिनको अपने रिक्वायरमेंट से, कोटे से जरूरत है, वो एक हाई रेट पे करवा रहा है, 21 रुपए और 23 रुपए के रेट पे। 21 रुपए गेहूं और 23 रुपए चावल, जो उसका जो ओपन मार्केट सेल रेट होता है उससे हल्का थोड़ा सा 50 पैसे 25 पैसे कम है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा अनाज चाहिए तो आपको उसको पीडीएस रेट, 2 रुपए का जो एग्जिस्टिंग रेट है उसमें करवाना चाहिए था। ये मैं मान सकता हूँ जेन्युइन आर्गुमेंट है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब आप उस स्टेट को राशन मुहैया करवा रही है, तो अब उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको लिफ्टिंग करता है कि नहीं। अब जो इनका जो ई पोर्टल है, जो पीडीएस का ई पोर्टल है, जो एफसीआई का और सरकार का है, उसमें कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपना एक्स्ट्रा कोटा का 10% भी नहीं उठाया है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पास तो गेहूं पहुंच गया, चावल पहुंच गया, अब आपने उठाया नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेवल तक खत्म हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता कि आपने उठाया नहीं खाना और आप ब्लेम कर रहे हैं।
क्योंकि उठाया नहीं है, क्योंकि जो अमृता जी कह रही है कि आपके पास आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे पाएंगे उसको, तो आपने एक्स्ट्रा राशन जो है वो उठाया नहीं है। अब तीसरा मुद्दा ये है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है। ऑल्टरनेटिव है कि आप चाहे तो, जो छत्तीसगढ़ की बात करते, छत्तीसगढ़ ने एक बड़ा यूनिक एक्सपेरिमेंट किया है कि छत्तीसगढ़ ने कहा है कि भाई हम आपके गांव में जो पंचायत है, ग्राम पंचायत में और आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में, या जो आपका जो मेन सिटी में जो जगह है, वहां पे हम 10-10 क्विंटल गेहूं या चावल रखवा देंगे और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो किसी भी एक नोटिफाइड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको पर यूनिट के हिसाब से 5 केजी चावल या गेहूं दिलवाता, चावल ही बेसिकली दिलवाता रहे। और सिमिलरली ग्राम पंचायत प्रधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये एक मॉडल हो सकता है जहां से आप एक और रेज करना चाहूंगी, इसके बाद अशोक जी जरूर इसका जवाब दें, हम चाहेंगे। एक उदाहरण हमने देखा है कि तमिलनाडु में यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम है, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को वहां पर राशन मिलता है। क्यों ना यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम कर दिया जाए ताकि जिसको भी अनाज की जरूरत है उनको अनाज मिल सके। दूसरा, आपके पास इतना अनाज भंडार है, 77 मिलियन टन अनाज भंडार है, आप मतलब लगातार खिलाते रहे, फ्री में भी खिलाए तो भी शायद आपको कम नहीं पड़ेगा। तो क्यों नहीं आप सस्ते अनाज दे देते हैं राज्य सरकारों को? क्योंकि अगर भूख से आदमी मर रहे हैं तो जितनी जिम्मेदारी राज्य की है उतनी ही केंद्र सरकार की भी है। सरकारें सब मिलजुल कर अगर इस महामारी के ठाकुर जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा, वक्त बेहद कम है, 56 हो चुका है। देखिए, मैं फिर इनको बता देना चाहता हूँ, 81 करोड़ लोगों को जो उनका एंटाइटलमेंट है वो लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 रुपए 3 रुपए और दाल फ्री है जी। वो ऑलरेडी स्टेट को उपलब्ध करा दिया गया। इन एडिशन टू दैट 2 kg पर हेड जो है वो एडिशनल राशन भी स्टेट को उपलब्ध करा दिया गया है। सर, यहाँ पर बात हो रही है पीडीएस सिस्टम को यूनिवर्सल करने की, बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं। और सर देखिए, स्टेट पर सिर्फ ये छोड़कर आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते ना सर। ये फोर्स अनएम्प्लॉयमेंट था, अगर लॉकडाउन हुआ, फैक्ट्री बंद हुई तो सर उनकी रोजी रोटी बचाना भी आप ही की जिम्मेदारी है। मेरे पास वक्त इतना ही है, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और राजनीति में आज के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।